हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। एक बार बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो कि रेलवे में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है जीव विज्ञान। रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह विज्ञान से होते हैं। तो विज्ञान में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका को आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोशिका क्या होती है। तो हम लोग आज पहले ही दिन कोशिका के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का यह कोशिका का पहला क्लास है। हालांकि जीव विज्ञान का आज पहला क्लास है। तो पहले ही क्लास में हम लोग जीव विज्ञान में कवर कर रहे हैं कोशिका, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, कोशिका के बारे में समझते हैं कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जीवों की, किसी भी जीवों की कोशिका जो है वह किसी भी जीवों की शरीर की आधारभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, किसी भी जीव, कोई सजीवी जीव है तो उसकी जो शरीर का आधारभूत इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वह कोशिका होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिस प्रकार से आपका घर, अगर घर को बनाने में जो सबसे मुख्य भूमिका निभा रहा होता है, जैसे ईंट होता है, तो ईंट से क्या बनती हैं, दीवारें बनती हैं। ईंट से क्या बनती हैं, ईंट से बनती हैं दीवार। ईंट से क्या बनती है दोस्तों, दीवार बनती है। और दीवार से बनता है क्या चीज़, जब दीवार बनाते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, कमरा बनता है, यानी एक एक रूम बनता है। उसके बाद एक एक रूम से तैयार होता है आपका, घर। क्या तैयार होता है, घर। एक एक रूम से क्या बनता है, घर। यानी जब रूम बन जाता है तो हम उसे कहते हैं घर। उसी प्रकार यहाँ भी समझेंगे कोशिका क्या होती है। कोशिका से बनती है सबसे पहले कोशिका से क्या बनता है, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से क्या बनते हैं, अंग, एक एक अंग बनते हैं। अंग से फिर क्या बनता है, शरीर बनती है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग। जिस प्रकार ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर बनता है, सेम उसी प्रकार कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ईंट होगा, यह जो ईंट है, यह घर का क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है ईंट। उसी प्रकार इस शरीर का जो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है वह है कोशिका। तो इसी कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक बार यहाँ विचार करेंगे आप लोग। तो कोशिका के बारे में समझ गए। कोशिका क्या होती है, आधारभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है किसी भी शरीर की। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और अगर बात करें हम लोग कोशिका की खोज का, तो कोशिका की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। आप लोग याद कैसे रखेंगे, कोशिका जो होती है उसे हुक से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, हुक से निकालते हैं। कोशिका को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, हुक से। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किए थे वह मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया, जीवित कोशिका का खोज किए थे ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किए थे। इनका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का खोज कौन किया था, अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ कोशिका का खोज किसने किया था, तब आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन वह कोशिका की जो खोज किए थे वह मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज की थे ल्यूवेनहॉक। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। देखिए इसमें दो कंडीशन है, पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था और जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और जंतु कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर विचार करेंगे। देखिए
अगर आपको स्लाइडेन और स्वान याद रखना है कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। देखिए दो बातें याद रखेंगे कि पादप कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और जंतु कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए अगर हम लिख रहे हैं पादप, पादप और एक तरफ लिख रहे हैं हम लोग जंतु, जंतु। अब एक बार बताइए पादप और जंतु में कौन सा बड़ा है? तो देखने में बड़ा कौन लग रहा है? पादप। देखने में बड़ा कौन लग रहा है? पादप। और इसमें बड़ा कौन लग रहा है? स्लाइडेन। तो बड़ा वाले का बड़ा उत्तर होगा और छोटे वाले का छोटा उत्तर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्लाइडेन जो है वह पादप कोशिका का सिद्धांत दिए थे, स्वान जंतु कोशिका का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसका होता है सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। देखिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान। जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्वान। और पादप कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगर हम मानव में बात करें, मानव में अगर बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो मानव की अगर बात करें, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? महिला का अंडाणु। सबसे छोटी किसकी होती है? पुरुष का शुक्राणु। लेकिन अगर सबसे लंबी बात करें हम लोग, सबसे लंबी तो न्यूरॉन की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। क्लियर है? अगर पूछा जाए मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु महिला में, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु पुरुष में, सबसे लंबी अगर पूछा जाए तब बताते हैं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अगर हम लोग बात करें कि कोशिका विभाजन किसमें होता है या किसमें नहीं होता है, किसमें तेज़ी से होता है, किसमें धीरे धीरे होता है या किसमें नहीं होता है। देखिए अगर हम विभाजन की बात करें, कोशिका विभाजन की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें याद रखेंगे कि कोशिका विभाजन सबसे तेज किसमें होता है? सबसे तेज किसमें होता है? सबसे तेज किसमें होता है? यकृत में। यकृत में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। और किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होती है और सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होती है? यकृत में होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह कोशिका है, इसको याद रखेंगे, ऐसे इसका फिगर है, इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यह इसको हम बना दिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली है। कोशिका के झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर यह बना रहा हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। यह कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या होती हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या होती हैं? पहला नंबर याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हुआ। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम लोग ER से प्रदर्शित करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद राइबोसोम,
राइबोसोम हुआ, इसके बाद लाइसोसोम हुआ, उसके बाद प्लास्टिड जिसे हिंदी में लवक कहते हैं, और बीच में बैठा होता है केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होती हैं कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर क्या क्या होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग नोट भी बनाते रहें, साथ साथ में जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते रहें। ठीक है, क्या होती हैं कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड जिसे हिंदी में हम लोग लवक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, यहीं से एक एक करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यह कोशिका का असली फिगर है, एक बार इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है। देखिए, यह लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। जैसे मेरे दोस्तों एक बार बताइए, जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं दुकान से सामान ला रहे हैं तो सामान पन्नी में लेकर आएंगे, पॉलीथीन में लेकर आएंगे, तो पॉलीथीन अगर सिंगल पॉलीथीन होगा तो कहीं हो सकता है रास्ते में वो फट सकता है, टूट सकता है, प्लास्टिक फट सकता है। अब उसे मजबूती बनाने के लिए क्या करते हैं? मजबूती बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है? देखिए, पन्नी को और जब पन्नी में आप लोग सामान रखेंगे, देखिए ये पन्नी है, ये जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली है यह है कोशिका झिल्ली जो है, यह पॉलीथीन का काम कर रहा है। लेकिन यह पॉलीथीन के अंदर इतने जब मटेरियल रखा जाएगा तो हो सकता है पॉलीथीन फट जाए, तो इसके ऊपर एक कवर होता है जिसका नाम होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, यह लचीली होती है। यह किसकी बनी होती है? यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग रहते हैं। कोशिका के सभी अंग किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली में या प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका के सभी अंग रहते हैं। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। देखिए, कोशिका जो झिल्ली होती है यह जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। क्लियर बात इतनी? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जो सबसे बाहर वाला है, कोशिका भित्ति, इसकी बात कर रहे हैं। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण किसका होता है? तो सेलुलोज का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किसका होता है? सेलुलोज का। अब एक बार बताइए, कोशिका भित्ति क्या जीव और पादप दोनों में पाया जाता है? तो नहीं, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है और यह सिर्फ पादप में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बातें कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हम लोग अब कोशिका के अंदर पहुंच रहे हैं। कोशिका के हर एक अंग को पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। कैसे ऊर्जा बनाता है? देखिए, यह ऑक्सीजन लेता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जो ही ग्लूकोज बनता है ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। क्लियर है? चलिए, इसके द्वारा कोशिकीय शोषण होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिकीय शोषण किसके द्वारा होता है,
तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिकी शोषण होता है। आंतरिक शोषण या कोशिकी शोषण दोनों बात बराबर है। आंतरिक शोषण किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिकी शोषण किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अच्छा, अभी अभी आपने समझा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। अगर जिस घर में अगर खाना बन रहा है तो आप उस घर को कहते हैं रसोई घर, कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस कोशिकांग में अगर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, जो भी कोशिकांग ऊर्जा का निर्माण कर रहा है तो हम लोग उसे ऊर्जागृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहते हैं। क्लियर बात? यानी ऊर्जागृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। देखिए, डीएनए और राइबोसोम खुद यह अपने पास अपना रखता है, यानी यह किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसमें आरबीसी नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में आरबीसी नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है, और यह अपना कुछ जो प्रोटीन है वह स्वयं बनाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज किया था कैमिलो गाल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज किया था। इसका काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम क्या है? जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है वह माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास रखेगा नहीं, वह अन्य भागों तक पहुंचाएगा, शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। तो उसे पहुंचाने का काम, यानी पहुंचाने का मतलब परिवहन, पहुंचाने का मतलब क्या होता है? परिवहन। यानी ऊर्जा को पहुंचाने, यानी ऊर्जा का परिवहन का काम कौन करता है? तो बताते हैं गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ते हैं रसधानी, जिसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी का मतलब होता है वैक्यूल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं। रसधानी का मतलब वैक्यूल्स। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 65% जल होता है। कितना होता है जल? 65% जल होता है। हमारे शरीर में 65% जल होता है। ठीक है। हमारे शरीर में 65% जल होता है। तो क्या जल एक ही जगह 65% है? ऐसा तो नहीं ना। कहीं अगर मान लीजिए हमारे कहीं शरीर में छेद हो जा रहा है, कहीं मान लीजिए कोई कुछ धंस गया, तो ऐसा अगर एक ही जगह पानी होगा तो वहीं पर छेद करेंगे, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। अगर पानी एक जगह होगा तो वहाँ पर छेद कर देंगे तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हमारे शरीर में हर कोशिकाओं में जल होता है। ठीक है। एक जगह जल नहीं होता है, मतलब ये शरीर के पूरे हर एक कोशिकाओं में जल भरा होता है, और कुल जल को मिलाते हैं तो 65% होता है। इसका काम क्या होता है? रसधानी का काम होता है पानी को एकत्रित रखना। एकत्रित का मतलब एक जगह नहीं, अलग अलग स्थानों पर पूरे शरीर में पानी को स्टोर करता है रसधानी। अच्छा, एक बात बताएंगे कि यह जो रसधानी होता है वह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। रसधानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसे होती है? जंतु को कि पादप को? तो आप कहेंगे पादप को। क्यों? क्योंकि जंतु जो है वह अगर एक बार पानी पीता है तो उसे अगर प्यास लगती है तो फिर जाकर पानी पी लेगा। अगर उसे प्यास लग रही है तो वह फिर जाकर पानी पी लेगा। लेकिन पादप में ऐसा नहीं होता है। पादप में जब पौधों को आप पानी देंगे तभी वह पानी पाएगा। तो इनमें जो स्टोर करने की क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है। कहने का मतलब यह है जो रसधानी होती है वह पादप में ज़्यादा होगी और जंतु में कम होगी। तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा जो रसधानी होगा वह पादप में होती है, और सबसे छोटी जो होती है वह जंतु में होती है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तारक काय की। तारक काय जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय को अंग्रेजी में हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। इसका खोज कौन किया था, तारक काय की खोज कौन किया था, तो इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक रहा बोबेरी। कौन, बोबेरी। तारक काय का खोज किसने किया था, बोबेरी ने तारक काय की खोज किया था, सेंट्रोसोम की खोज किया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कहीं कट पिट जाता है, कहीं भी आपके शरीर में कहीं कट पिट जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वह ठीक ना हो, ठीक हो जाता है। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा आपके शरीर में कहीं ऐसा कटा है कि गड्ढा हो गया है, कहीं ऐसा कटा है गड्ढा हो गया है, तो जब वह ठीक होता है तो आप देखेंगे कि वह गड्ढा पूरी तरह से भर जाता है, वह गड्ढा पूरी तरह से भर जाता है। तो उसे भरने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोशिका विभाजन हुई है, कोशिका क्या हुई है, विभाजन, और कोशिका विभाजन होकर वह वहाँ पर ऊतक का निर्माण कर दिया, और जिससे कि घाव ठीक हो गया और वह स्थान पूरी तरह से भर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेंट्रोसोम होता है वह कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह तारक काय जो होती है जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। यानी सेंट्रोसोम जो है वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी पौधे को अगर आप देखिए काट दीजिए, ऐसा काटिए कि हल्का फुल्का उसमें गड्ढा हो जाए, तो आप देखेंगे कि वह गड्ढा हमेशा के लिए हो जाता है, वह भरता नहीं है। क्यों, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन और सीडिया फ्लैजेला का निर्माण करने का काम कौन करता है, तो तारक काय यानी सेंट्रोसोम करता है। कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से क्या होता है, कैंसर। अगर कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन हो रहा है तब क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। यानी कैंसर कैसे होता है, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है। लेकिन अगर कैंसर का इलाज हो रहा है तो कैंसर के इलाज को हम लोग कहते हैं कीमियोथेरेपी। क्या कहते हैं, कीमियोथेरेपी। कैंसर के इलाज को क्या कहा जाता है, कीमियोथेरेपी कहा जाता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण प्रोटोओन्कोजेंस करता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण कौन करता है, प्रोटोओन्कोजेंस करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर समझेंगे। चलिए यहाँ पर समझेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने क्या समझा है कि जो सेंट्रोसोम होता है वह कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। और यह सेंट्रोसोम पादप में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, अगर कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास हो रहा है, कोशिकाओं का अनियंत्रित अगर विकास हो रहा है मतलब बिना नियंत्रण का, कहने का मतलब जितना कोशिका का निर्माण होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और कैंसर का जब इलाज होता है तो उसे कीमियोथेरेपी कहा जाता है। ठीक, यही बात तो आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर समझेंगे कि जो ब्रेन होती है दोस्तों, जो ब्रेन होती है,
जो हमारा ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है इसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ब्रेन में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है न्यूरॉन, और एक होता है ग्लियल सेल। ठीक है। ब्रेन में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन सेल और एक होता है ग्लियल सेल। ठीक है। देखिए आगे समझेंगे। जो ग्लियल सेल न्यूरॉन सेल होता है यह 90% होता है। ग्लियल सेल कितना होता है हमारे दिमाग में? 90% न्यूरॉन सेल होता है और 10% ग्लियल सेल होता है। ठीक है। 90% न्यूरॉन सेल होती है और 10% ग्लियल सेल होती है। लेकिन एक बात समझेंगे कि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और लेकिन यहीं अगर हम ग्लियल सेल की बात करें तो ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब आप लोगों ने समझ गया होगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हमारे दिमाग में सेंट्रोसोम अगर होता तो कोशिका विभाजन होती, मतलब दिमाग का प्रत्यारोपण हो सकता था। लेकिन हमारे दिमाग में यानी जो ब्रेन होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो कोशिका विभाजन तो होती नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि न्यूरॉन सेल 90% होते हैं, ग्लियल सेल 10% होते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम होता है और न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम होने की वजह से इसमें भी कोशिका विभाजन होती होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, होती है, लेकिन यह बहुत नाम मात्रा की होती है, बहुत जो है कम होती है, इसलिए इसको हम लोग गणना में नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से आपने सुना होगा कि कभी कभी दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर किस वजह से हो रहा है? इसमें हालांकि कोशिका विभाजन तो हो नहीं रही है, तो ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पर कोशिका विभाजन होती है और इसी की वजह से ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मस्तिष्क में कैंसर हुआ हो। मस्तिष्क में कैंसर होता ही नहीं है क्योंकि कोशिका विभाजन होती नहीं है, लेकिन ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, वहाँ पे कोशिका विभाजन होती है, तो इसकी वजह से मस्तिष्क में ब्रेन ट्यूमर होता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अंतःप्रद्रवयी जलिका, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। अंतःप्रद्रवयी जलिका, अंग्रेजी में इसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? हमारी कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? जैसे देखिए, अगर आप लोग घर बनवाते हैं, जब घर बनता है तो पिलर लगता है। पिलर का काम क्या होता है कि दीवार को, छत को एकदम तान के खड़ा रखना। पिलर का काम क्या होता है कि छत को एकदम खड़े रखना, मतलब गिरने से बचाना पिलर का काम होता है। उसी प्रकार ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है वह कोशिकाओं को फैला कर रखता है। तो कोशिकाओं को फैला कर रखने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिकाओं को फैला कर रखने का काम करता है। क्लियर है? यानी कोशिकाओं का पिलर किसे कहते हैं? कोशिकाओं का पिलर किसे कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कोशिकाओं का पिलर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोला गया है कि यह 2 प्रकार की होती हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन से होती हैं भाई? यह होती हैं, एक चिकनी होती हैं जिसे स्मूथ कहते हैं, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दूसरा होता है खुरदुरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनका अलग अलग काम होता है। देखिए, जो चिकना होता है, चिकना वाले का काम क्या होता है? यह वसा अथवा लिपिड का निर्माण करता है। यह क्या करता है? वसा अथवा लिपिड का निर्माण करने का काम कौन करता है? चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब आप लोग इसे याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, याद कैसे रख सकते हैं? जो याद रखने का तरीका समझ लीजिए। जैसे जो चिकना मतलब क्या? जैसे तेल होता है, तेल ले लें, वसा होता है तेल, डालडा ले लें, कुछ भी ले लें। यह कैसा होता है? चिकना होता है। चिकना मतलब स्मूथ होता है। चिकना जो होता है, तेल जो होता है, यानी तेल क्या है? वसा है, तो यह स्मूथ होता है। तो इससे पता चल रहा है ना कि जो वसा होता है वह स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिकनी। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। यानी वसा का निर्माण या लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। किस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में? तो बताएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। इसके बाद होता है खुरदुरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। प्रोटीन का निर्माण करने का काम राइबोसोम करता है। यानी अब बताएंगे कि प्रोटीन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में किस हिस्से में होती है? चिकनी की खुरदुरी, तो आप कहेंगे खुरदुरी। और वसा का निर्माण कौन करता है? तो बताएंगे चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इतनी बातें हम लोग आज पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में यहीं से आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई हैं, वीडियो पसंद आया है, ऐसा लगा है कि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई बात नहीं है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।